राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त आयात कर लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ कई शिकायतें की। भारत को रूसी हथियार और ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त दंड दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, परंतु वे हमारे साथ व्यापार के मामले में अधिक लेन देन नहीं करते हैं। ट्रंप 25% के ऊपर अतिरिक्त दंड का भी संकेत दे रहे हैं। रूस और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे व्यापार और संबंधों को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी है। आप जानते हैं, वे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं, जो मूल रूप से उन देशों का समूह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ है। और भारत उसका सदस्य है। अगर आप यकीन कर सकें तो ये डॉलर पर एक हमला है। भारत ने अभी अभी रूस को छोड़ दिया है और यह सब ट्रंप की हालिया चेतावनी की वजह से हुआ है। देखिए, यह सब कल राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए इस ट्वीट से शुरू हुआ। याद रखिए, जबकि भारत हमारा दोस्त है, हमने वर्षों से उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक हैं और उनके पास किसी भी देश की सबसे कठिन और आपत्तिजनक गैर आर्थिक व्यापार बाधाएं हैं। भारत ने हमेशा रूस से सैन्य उपकरणों और ऊर्जा की भारी मात्रा खरीदी है। चीन के साथ ऐसे समय में जब सभी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में हत्या रोके, ये बातें ठीक नहीं हैं। इसीलिए भारत को 1 अगस्त से ऊपर दी गई चीज़ों पर 25% शुल्क के साथ साथ एक जुर्माना भी देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप की कही गई कई बातों ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है। उन्होंने भारत की कई समस्याओं पर प्रकाश डाला, विशेषकर रूस के साथ संबंधों और यूक्रेन में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के दौरान भारत द्वारा रूसी युद्ध मशीन को ईंधन देने के संबंध में। लेकिन यह 25% उससे असंबंधित है। यह भारत के लिए एक चेतावनी थी कि अगर वह रूस को आर्थिक सहयोग देता रहता है तो हम भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे। यह 25% केवल भारत के साथ हमारे व्यापार घाटे से संबंधित है। 9 अप्रैल मुक्ति दिवस पर हमने भारतीय वस्तुओं पर 26% शुल्क लगाया था। व्यापार समझौते के लिए 90 दिनों की अवधि के दौरान शुल्कों को रोककर 10% तक कम कर दिया गया। मुझे लगता है कि व्यापार वार्ताएं अच्छी नहीं चल रही हैं, इसीलिए हमने 25% शुल्क लगाया है, जो स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रारंभिक 26% शुल्क से बहुत भिन्न नहीं है। ट्रंप ने अपने अगले ट्वीट में इसे स्पष्ट किया था, लेकिन कई लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वे कहते हैं, अगला, हमारे पास भारत के साथ एक बहुत बड़ा भुगतान घाटा है। घोषणा के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25% टैरिफ लगाने के कारण समझाए। क्लिप देखने से पहले नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। हमारी एक वीडियो को किसी ने खरीद लिया जिससे हमें अचानक विदेशी देश से बहुत व्यूज मिले। इससे YouTube पर हमारी समस्याएं हो रही हैं। लगता है किसी ने हमारे चैनल को निशाना बनाया है, इसलिए आपके लाइक और सब्सक्राइब से सचमुच मदद मिलती है। अब चलिए इस वीडियो को देखते हैं। वो अतिरिक्त सजा क्या है और क्या दूसरे देश भी इसी खतरे का सामना कर रहे हैं? अभी हम बातचीत कर रहे हैं और ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी है। आप जानते हैं, उनके पास ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है, जो मूल रूप से उन देशों का समूह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ है। और भारत उसका सदस्य है। अगर आप यकीन कर सकें, ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। ये आंशिक रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। व्यापार में भारी नुकसान हुआ है, हमें बड़ा घाटा उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, परंतु वे हमारे साथ व्यापार के मामले में बहुत अधिक व्यापार नहीं करते। वे हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं खरीदते क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा है। उनके पास दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। अब वे इसे काफ़ी हद तक कम करने को तैयार हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम अभी भारत से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास समझौता है या हम उन पर टैरिफ लगाते हैं, इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक आपको पता चल जाएगा। ऑफिस 1 अगस्त इस देश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अमेरिका में पैसा ऐसे आएगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। जी मैडम। आज सुबह स्थिति बिगड़ गई, खासकर रूस के लिए, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियों ने घोषणा की कि वे रूस या पुतिन से तेल नहीं खरीदेंगी। लेकिन उससे पहले मैं संक्षेप में बता दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं। कुछ मुख्य बिंदु हैं।
सबसे पहले जाहिर है भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। दरअसल भारत ब्रिक्स में एक बड़ा खिलाड़ी है, जो कि निश्चित रूप से एक अमेरिका विरोधी गठबंधन है। भारत इस समूह में शामिल होकर यह नहीं दिखा सकता कि अमेरिका को इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, भारतीय विदेश नीति इन सभी वर्षों में कुछ ऐसा रही है जिसे गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। वे न तो पश्चिम समर्थक बनना चाहते हैं और न ही पश्चिम विरोधी, लेकिन वे इसे ऐसे करते हैं कि वे क्वाड जैसे बहुत पश्चिम समर्थक गठबंधनों का हिस्सा होते हैं, लेकिन वे ब्रिक्स जैसे बहुत अमेरिका विरोधी गठबंधनों का भी हिस्सा होते हैं। परंतु यहाँ अब एक महत्वपूर्ण शर्त मौजूद है। भारत उन ब्रिक्स सदस्यों में है जो डॉलर से हटना नहीं चाहता, क्योंकि वह चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता और नहीं चाहता कि चीन ब्रिक्स द्वारा लाई गई किसी नई मुद्रा को नियंत्रित करे। भारत ब्रिक्स गठबंधन के भीतर उन प्रमुख देशों में से एक है जो मूलतः ब्रिक्स मुद्रा के विचार का विरोध कर रहा है। लेकिन खैर, इसके अलावा भी एक और बड़ा मुद्दा, एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से हम भारतीय वस्तुओं पर इतना अधिक टैरिफ देख रहे हैं, वह यह है कि जब बहुत सारी अमेरिकी वस्तुएं भारत में प्रवेश करती हैं तो उन पर भी काफी ऊंचा टैरिफ लगता है। इनमें कृषि उत्पाद जैसे बादाम, अखरोट, सेब शामिल हैं। और इसके अलावा इनमें दवा उत्पाद और ऑटोमोबाइल भी शामिल हैं। अब भारत में स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही फलती फूलती ऑटोमोबाइल उद्योग है, और अगर मैं एक सट्टेबाज होता तो मैं कहता कि यहीं पर व्यापार वार्ताएं अटक रही हैं। भारत टैरिफ हटाना नहीं चाहता। मेरा अनुमान है कि अमेरिका चाहता है कि भारत या तो टैरिफ कम करे या अमेरिकी उत्पाद खरीदने का वचन दे। भविष्य ही टैरिफ में कमी के बारे में बताएगा। भारत के सामने एक और डेडलाइन है, ट्रंप द्वारा रूस को दी गई 10 दिन की डेडलाइन। और उस डेडलाइन में साफ कहा गया था कि कोई भी देश जो रूसी तेल खरीद रहा है उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे रूसी युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति जो इस डेडलाइन से बहुत बहुत नाखुश है, वह कोई और नहीं बल्कि पुतिन के कठपुतली दिमित्री मेदवेदेव हैं। ट्रंप द्वारा डेडलाइन की घोषणा के ठीक बाद उन्होंने यह बयान दिया था। ट्रंप इस ट्वीट से खुश नहीं हैं। तो आइए ट्रंप की रूस के साथ अल्टीमेटम वाली प्रतिक्रिया पर चर्चा करते हैं। वे 50 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि रूस न तो इजराइल है और न ही ईरान। हर नया अल्टीमेटम युद्ध की ओर एक कदम है, न सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच बल्कि अपने ही देश के साथ भी। नींद में डूबे जे रूट पर मत जाओ। हास्यास्पद बात यह है कि ट्रंप को बाइडेन से तुलना किए जाने पर युद्ध की धमकी से ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि ट्रंप ने आज सुबह ऐसी ही प्रतिक्रिया दी। मुझे भारत रूस के संबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ डूब जाएं, मुझे इससे मतलब नहीं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है और उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे में से एक हैं। इसी प्रकार रूस और अमेरिका के बीच व्यापार नहीं के बराबर है। मेदवेदेव, जो रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति हैं और अभी भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें अपनी भाषा पर ध्यान देने को कहें। वो बहुत ही खतरनाक इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। इस ट्वीट से स्पष्ट है कि ट्रंप मेदवेदेव की धमकी से नाराज थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने संदेश को ठीक से समझा नहीं और एक मूर्खतापूर्ण जवाब दिया। हम उस पर बाद में आएंगे। पहले देखते हैं कि भारत ने इस ट्वीट पर कैसे प्रतिक्रिया दी। क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने यह घोषणा की, भारत ने रूस पर एक बड़ा धमाकेदार चेतावनी जारी कर दी। भारतीय रिफाइनरियों ने ट्रंप की धमकी के बाद रूसी तेल खरीदना बंद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रूस के साथ सहयोग करने पर 100% टैरिफ की धमकी देने के बाद भारत की सरकारी तेल रिफाइनरी ने रूसी तेल का आयात बंद कर दिया। उद्योग सूत्रों के मुताबिक यह निलंबन इस सप्ताह शुरू हुआ। इंडियन ऑयल कॉर्प, जो भारत की 20 रिफाइनरियों में से 10 का संचालन करने वाली सबसे बड़ी तेल कंपनी है और जिसकी वार्षिक क्षमता 60 मिलियन टन है, ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मंगलौर रिफाइनरी ने भी आयात रोक दिया है। रिफाइनरियां स्पॉट मार्केट में विकल्प तलाश कर मध्य पूर्व और पश्चिम अफ्रीका के ओपेक देशों से खरीदारी कर रही हैं। रिलायंस और नरैया जैसी निजी रिफाइनरियां, जो भारत में रूसी तेल की प्रमुख खरीदार हैं, यूरोपीय संघ के 18वें प्रतिबंधों से प्रभावित हुई हैं। यह साफ है कि यह एक बड़ा फैसला था, लेकिन चलिए सच में पता करते हैं कि रूस को किस तरह का नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक अनुमानों के मुताबिक पिछले साल भारत ने रूस से करीब 50 अरब डॉलर का तेल खरीदा था। हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह लगभग 35% है भारत के
रोजाना तेल आयात का जो भारत रूस से ले रहा था। और रूस के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत चीन के बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक था और भारत ने अचानक तेल खरीदना बंद कर दिया था। यह 2022 में युद्ध के बाद तेल की कीमतों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर होने के समय की बात है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि साल की शुरुआत में रूस के बजट में माना गया था कि तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल रहेंगी और अभी वे मध्य 50 के आसपास लगभग $60 पर हैं। तेल की कीमतें रूसी सरकार के बजटीय अनुमानों से नीचे हैं। इसके अतिरिक्त भारत, जो रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है, ने हाल ही में रूस से तेल आयात रोक दिया है। मुझे नहीं लगता कि रूस को ग्राहक पाने में कठिनाई होगी। मुझे विश्वास है कि कुछ देश रूसी तेल खरीदने को तैयार होंगे, लेकिन इससे रूस के लिए जो समस्या पैदा होती है वह यह है कि अब उन्हें और भी ज्यादा छूट देनी पड़ेगी। प्रतिबंधों के तहत अमेरिका और यूरोप ने रूसी तेल रिफाइनरियों, टैंकरों और अन्य सभी पर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है। रूस, भारत, चीन, कुछ यूरोपीय देशों, तुर्की और ब्राजील को छूट पर तेल बेच रहा था, तो रूस इसे बाजार मूल्य से कम दाम पर बेच रहा था और इसी तरह वे अपनी युद्ध की कोशिशों के लिए कुछ पैसे जुटा पा रहे थे। पिछले साल रूस ने तेल और ऊर्जा की बिक्री से लगभग $120 अरब कमाए और सेना पर करीब 110 अरब डॉलर खर्च किए। रूस द्वारा ऊर्जा क्षेत्र से कमाई गई आय लगभग उतनी ही है जितनी वह सेना पर खर्च कर रहा है। इसीलिए युद्ध मशीन और कोष को फंड करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक था। इसमें भारत, चीन, यूरोपीय संघ के कुछ देश, तुर्की और ब्राजील शामिल हैं। ऐसा ही हो रहा है। अब यह सब तो उस 10 दिन की डेडलाइन के करीब पहुंचने से पहले ही हो रहा है, जो अगर मुझे सही याद है तो 7 अगस्त या 10 अगस्त के आसपास आ रही है। अगर मुझे सही याद है, डेडलाइन के करीब पहुंचने पर मुझे लगता है कि अधिक देश रूसी तेल खरीद रोकने की घोषणा करेंगे। यह निश्चित रूप से रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक विशाल झटका है। अब देखते हैं कि ट्रंप की चेतावनी पर मेदवेदेव ने क्या प्रतिक्रिया दी। यह सबसे मजेदार बातों में से एक है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो जान लीजिए कि दिमित्री मेदवेदेव हमारे कुछ वीडियोज देखते हैं। एक बार मैंने ट्विटर पर देखा कि मेदवेदेव क्या बयान दे रहे हैं। किसी कारण से हमें ब्लॉक कर दिया गया था। यह उस समय की बात है जब हमने ट्विटर पर रूस और अन्य विषयों पर पोस्ट करना शुरू भी नहीं किया था। तो उसने हमारे वीडियो देखे। उसने हमारे ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसे पसंद नहीं आया कि हम उसे पुतिन की कठपुतली कह रहे थे। तो अब देखते हैं कि पुतिन का कठपुतली राष्ट्रपति ट्रंप को ट्रंप की उन धमकियों के बारे में क्या बता रहा है जो उसने मेरे खिलाफ अपने बैन किए गए निजी नेटवर्क ट्रुथ पर दी थी। पूर्व रूसी राष्ट्रपति के शब्दों ने अमेरिकी राष्ट्रपति में घबराहट पैदा कर दी, जिससे पता चलता है कि रूस हर मामले में सही है। वह अपने रास्ते पर चलता रहेगा। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे इसलिए जवाब दिया क्योंकि वह अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि रूस युद्ध का खर्च वहन कर सकता है। चलिए उसके बयान के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत और रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था और जोखिम भरे क्षेत्र में प्रवेश करने के मामले में उसे अपनी पसंदीदा वॉकिंग डेड फिल्म के बारे में याद करने दें, जो मरे हुए हाथों के खतरे को दर्शाती है जो प्रकृति में मौजूद नहीं है। आप जानते हैं इस स्थिति को और मजेदार क्या बनाता है? वह यह है कि जब मेदवेदेव ने इसे अपने टेलीग्राम नेटवर्क या जो भी है उस पर डाला, तो उन्होंने मान लिया था कि भारत और रूस एक साथ खड़े होंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाएंगे। लेकिन उनके संदेश के महज 3 घंटे बाद भारत ने घोषणा की कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हमारा रूस से कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि अमेरिकी बाजार भारतीय उत्पादकों के लिए खुला रहे। मुझे नहीं लगता कि मेदवेदेव को इसकी उम्मीद थी जब उन्होंने ये कहा था। अब कल मेरे पॉडकास्ट पर खुद पूर्व नेवी सील चकफर आए थे और हमने इस पूरे मामले पर बात की कि यह रूसी भारतीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है और यह अमेरिका भारत संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए उस बातचीत को सुनते हैं। अब थोड़ा ध्यान रूसी सहयोगियों की ओर करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और रूसी तेल खरीदने पर और भी टैरिफ की चेतावनी दी है। क्या आपको लगता है कि इसका भारत और रूस के रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा, और निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी? मुझे लगता है कि इससे भारत और अमेरिका दोनों पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहता है। मेरे विचार से भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर से वे रूसी तेल इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वह सबसे अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी कीमत कम है।
मुझे लगता है कि भारत प्रतिक्रिया देगा। ये आशा है कि भारत पर टैरिफ लगाने तक बात नहीं पहुंचेगी। अमेरिका का भारत से कोई विरोध नहीं है। इसका मकसद रूसी तेल के लिए बाजार को खत्म करना है, यही लक्ष्य है। और फूट डालना रूस और उसके ग्राहकों के बीच। लेकिन फिर भी कुछ और चीजें हैं, कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। इस समय ग्रीस के तट के निकट रूसी टैंकर जहाजों से तेल को छोटे जहाजों में स्थानांतरित कर रहे हैं। ग्रीस, जो कि नाटो का सदस्य है, इसे होने देता है। रूस शैडो फ्लीट टैंकरों का उपयोग कर रहा है, जिनमें से अधिकांश ग्रीक जहाज हैं। रूस के ऊर्जा निर्यात इस युद्ध को वित्त पोषित कर रहे हैं और इसे रोकना आवश्यक है। रूसी श्रोताओं के लिए मेरा संदेश है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बहुत ही प्रतिशोधी व्यक्ति हैं। और वॉशिंगटन में यह पूरा बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि व्हाइट हाउस में किसी ने महसूस किया कि ट्रंप को पुतिन ने बेवकूफ बना दिया है। सही है, पुतिन शहरों पर बमबारी जारी रखेंगे, वे वार्ता के लिए तैयार नहीं है। और मिस्टर ट्रंप, जब उनका सब्र टूटता है तो हम सब ने देखा है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और रूस को जिस बात की चिंता करनी चाहिए वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सारे दरवाजे खोल दे। जैसे आप पैट्रियट बैटल्स ले सकते हैं, आप ATACMS ले सकते हैं, आप और मिसाइलें ले सकते हैं, आप F-16 ले सकते हैं, आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। और इससे आखिरकार यूक्रेन को संयुक्त हथियारों की युद्ध रणनीति में आक्रामक होने का मौका मिलेगा। रूसी सेनाओं की स्थिति को देखते हुए सैम, ये यूनिट्स बड़े पैमाने पर दबाव और युद्ध रणनीति के सामने टूट सकती है। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा। मेरा मानना है कि मेलानिया ही ट्रंप को रूस के विरुद्ध कार्य करने में सहायता कर रही थी। मुझे आशा है ऐसा ही हो। एक और पक्ष जो काफी शामिल रहा है, जैसा कि आपने तेल की आमदनी का उल्लेख किया था, रूस से आ रहे अनुमानों के मुताबिक पुतिन जितनी आमदनी तेल से कमा रहे हैं, लगभग उतना ही युद्ध पर खर्च कर रहे हैं। हाँ, देखिए, यहाँ एक समस्या होने वाली है। आप जानते हैं, सीनेटर मैकेन ने मशहूर तौर पर कहा था कि रूस एक पेट्रोल पंप है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि रूस दुनिया के खिलाफ जा रहा है। रूस की GDP केवल इटली के बराबर है, पूरे नाटो की नहीं। रूस की धमकियां कि वह संघर्ष और बढ़ाएगा, वो आप जानते हैं, अपने दुश्मन को कभी कम मत आंकिए। लेकिन मैं उनके कामों को देखकर ही तय करता हूं कि वे क्या करने में सक्षम हैं। यूक्रेन में उनके पास संभालने योग्य से अधिक सैनिक बल है। ये केवल 72 घंटे का सैन्य अभियान था। उनका उद्देश्य था, पर वे वह हासिल नहीं कर पा रहे। और सैम, 10 लाख हताहत। इसके अलावा मैं इसे एक वाइल्ड कार्ड के रूप में जोड़ूंगा, 75,000 रूसी भगोड़े, 3 आर्मी ग्रुप्स। सही है, वे भाग रहे हैं। चीन रूस का बड़ा समर्थक है और उसे भी 100% या शायद 500% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि टैरिफ के कारण चीन अपने व्यापारिक लेन देन बदल देगा? वे हर संभव प्रयास करेंगे ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने इसे बदल दिया है। और चीन इसमें रूस का समर्थन कर रहा है, खासकर ड्यूल यूज तकनीकों के साथ। ड्रोन में 100% चीनी पुर्जे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं, अगर हम बहुत बड़े स्तर पर देखें तो इससे यह तथ्य कम नहीं होता कि वे रूस को ड्रोन वगैरह और दूसरी सैन्य उच्च तकनीक प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर देखें तो चीन नहीं चाहता कि रूस जीते। सही है, चीन के पास यूरेशियन महाद्वीप के लिए योजनाएं हैं और वे यह नहीं चाहेंगे कि रूस प्रमुख बने। सही है, चीन का योजनाएं हैं खुद को विश्व महाशक्ति बनाना है। तो अभी के लिए यह चीन के लिए एक रणनीतिक निर्णय है। चीन को इस संकट से फायदा हो सकता है। जब तक पश्चिमी देश रूस के साथ पूर्वी यूरोप की समस्या में उलझे रहेंगे, वे चीन के ताइवान को फिर से अपने में मिलाने के लक्ष्य से भटके रहेंगे। चीनी श्रोताओं के लिए इसके लिए शुभकामनाएं। यह शक्ति का नौसैनिक प्रदर्शन है। मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आप उस जगह के सामने हैं जहां अमेरिका वास्तव में एक महाशक्ति है, और वह है पूरी दुनिया के महासागरों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना।